नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण के इस तीसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की गद्य गरिमा में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप निबंध का अध्ययन करने से पहले, उसकी चर्चा करने से पहले हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन और साहित्यिक योगदान कैसा रहा है। प्रिय छात्रों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो हिंदी के महान विद्वानों में से एक माने जाते हैं, उनकी छवि आप अगर देखें तो ये छवि ही बहुत कुछ कहती है। उनकी जो जीवन शैली है, पहनावा है, उनकी जो भाव भंगिमा और मुद्रा है, वो ठेठ भारतीय की मुद्रा है, जिसमें गरिमा और भव्यता है, उसमें कोई आडंबर नहीं है। आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो हमारे आस पड़ोस के रहने वाले ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो ये उनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की जो गंभीरता है, वो भी उनके साहित्य में देखने को मिलती है, उनके लेखन में देखने को मिलती है। ये छवि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कपिला वात्स्यायन, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के द्वारा जो उनकी रचनाओं का संचयन किया गया है, उसके हिंदी खंड के आवरण पृष्ठ से ली गई है। आइए देखते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म और उनकी साहित्यिक उपलब्धियां, उनका जो जीवन वृत्त है वो कैसा है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में खेड़ा गांव, जो जनपद गाज़ियाबाद में है, वहाँ हुआ था। और आजकल संभवतः ये हापुड़ जनपद के अंतर्गत आता है। और इनका जो निधन है वो 27 जुलाई 1966 ईस्वी में हुआ था। पुस्तकें अगर हम देखें तो भारतीय वेद, पुराण, धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, पुरातत्व एवं संस्कृत और हिंदी साहित्य की अनेक पुस्तकें इनकी उपलब्ध हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति रहे ये। इनका जो दायरा रहा है वो एक तरह से सभ्यता और संस्कृति की समीक्षा का दायरा रहा है। पूरी भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की समीक्षा इन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी भाषाओं में अपने लेखन के द्वारा किया है। कई भाषाओं का ज्ञान था, और जहाँ वो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे तो वहीं हिंदी के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। और अंग्रेज़ी में भी उन्होंने उसी अधिकार के साथ लिखा है जिस अधिकार के साथ हिंदी भाषा या संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किया है, उसमें लिखा है। पाणिनि एज अ सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इस विषय पर इन्होंने डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उनके निर्देशन में शोध किया था। और शिक्षक होने के साथ साथ इनकी पुरातत्व में बहुत रुचि थी, और उस विभाग में इन्होंने कार्य भी किया। मथुरा, लखनऊ, दिल्ली, इन जगहों पर जो पुरातत्व के संग्रहालय रहे हैं, म्यूजियम रहे हैं, उसमें ये अध्यक्ष भी रहे। प्रिय बच्चों, पुरातत्व क्या होता है शायद आप इससे उतना परिचित ना हों। पुरातत्व का अभिप्राय ये है कि प्राचीन वस्तुएं जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ी थी, उनकी उपलब्धता जब हो जाती है तो उसका जो अध्ययन किया जाता है, खुदाई करके वो प्राचीन चीज़ें जब मिलती हैं तो उनका अध्ययन किया जाता है अच्छी प्रकार से, तो उन्हीं चीज़ों को पुरातात्विक चीज़ें कहा जाता है, वस्तुएं कहा जाता है। और उससे फिर इतिहास लिखने में, इतिहास रचने में सहायता मिलती है। जैसे कोई प्राचीन सभ्यताएं हैं, वहाँ कभी लोग रहे थे, और उन टीलों की, उन जगहों की जब खुदाई की जाती है तो उस खुदाई से कुछ उस ज़माने के लोगों की चीज़ें मिलती हैं। उन वस्तुओं का अध्ययन जो विद्वान करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है, पुराविद कहा जाता है। और जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें पुरातात्विक चीज़ें कहा जाता है, वस्तुएं कहा जाता है। और उनके आधार पर
उस जगह का, उस समाज का, उस राष्ट्र के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का एक इतिहास लिखने की कोशिश की जाती है। तो इतिहास और पुरातत्व में भी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की बराबर गति थी, उस पर भी इनका पूरा अधिकार था। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली भारत भवन, जो भारत कला भवन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आप जाएंगे दिल्ली में तो राष्ट्रीय संग्रहालय है, जिसमें पूरे देश से प्राचीन वस्तुएं ला करके, पुरातात्विक वस्तुएं ला करके दर्शनार्थ रखी गई हैं। कई सांस्कृतिक संस्थाओं के ये जनक भी रहे, बहुत सारी संस्थाओं के निर्माण में इनका योगदान रहा, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। हिंदी और अंग्रेजी में मिलाकर के कुल 87 पुस्तकें अब तक इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और कुछ पुस्तकें तो ऐसी हैं जिनका विद्वानों के बीच में बहुत महत्व है, बड़ी लोकप्रियता है। जैसे पाणिनिकालीन भारतवर्ष, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, मार्कंडेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन, भारत सावित्री। भारत सावित्री जो पुस्तक है ये महाभारत पर केंद्रित है और 3-4 खंडों में है ये। इसमें इन्होंने नई दृष्टि से महाभारत की एक तरह से समीक्षा की है। पद्मावत, जायसी का जो महान ग्रंथ है पद्मावत, उसकी इन्होंने टीका भी लिखी है, समीक्षा की है। पृथ्वी पुत्र निबंधों का एक संग्रह है जो सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर केंद्रित है। कला और संस्कृति भी इसी प्रकार से साहित्य और संस्कृति दोनों के संबंधों को समझने की कोशिश इस पुस्तक में की गई है। और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी बहुत सारा साहित्य इन्होंने लिखा है। कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और ग्रंथों का संपादन किया है। तो जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मल्टी फेस्टेड पर्सनैलिटी, बहुमुखी प्रतिभा और बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति रहे हैं ये, जो कई भाषाओं का ज्ञान और साथ ही साथ उसमें नई दृष्टि से गहराई से समीक्षा करना, उसका अध्ययन करना, ये इनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। आप देख सकते हैं, जब इनकी पुस्तकों की सूची आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 1936 ईस्वी से इनके लेखन का जो कार्य है वो शुरू होता है। और आप देखें कि इन्होंने स्टडीज़ इन द ग्रामेटिकल स्पेकुलेशन ऑफ पाणिनि, ये जर्नल, ये पत्रिका में इन्होंने ये लेख छापा था, जर्नल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस हिस्टोरिकल सोसाइटी 1936। तो उस ज़माने में उत्तर प्रदेश जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस माना जाता था, और उस समय के जो हिस्टोरिकल सोसाइटी की एक पत्रिका हुआ करती थी, उस जर्नल में, उस पत्रिका में इन्होंने अपना ये लेख छपवाया था, जिसमें पाणिनि के व्याकरण पर इन्होंने अपनी नई दृष्टि से कुछ चर्चा की है। इसी प्रकार से जो भारतीय कलाएं हैं उनमें जो मोटिफ है, प्रतीक है, रूपक हैं, उनका इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट नामक जो पत्रिका है उसमें छपवाया था अपना लेख 1936 ईस्वी में। तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। 1938 में भी देखें इन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा है, और 39 में, 40, 41, ये क्रम से लगातार हर वर्ष लिखते रहे। और बहुत बार इनकी जो भाषा हुआ करती थी लेखन की वो अंग्रेज़ी हुई। 1949 में हमें हिंदी में भूमि को देवत्व प्रदान, ये पृथ्वी पुत्र से जो आलेख है, सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली में छपा, तो वो हिंदी में फिर लिखे 1949 से। और पृथ्वी पुत्र इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, उसकी चर्चा अभी हम और करेंगे। ये पहले लेखों के रूप में इनके सारे ये निबंध अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे, और उसके बाद फिर ये एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हुए। तो आप ये देख सकते हैं, पृथ्वी सूक्त, सरस्वती, लोक कथाओं पर ये लेख है, सरस्वती जो है। इसी तरह से ललित कला, ये भी एक पत्रिका में अंग्रेजी में छपा हुआ लेख है। हर्ष चरित्र एक संस्कृति का अध्ययन, बिहार भाषा परिषद पटना से इनके एक ये पुस्तक छपी हुई है। तो और 1952 में इन्होंने आनंद कुमार स्वामी पर एक लेख लिखा है, उन पर केंद्रित है ये, भारतीय कला का सिंहावलोकन। तो आप देखें, इतिहास, कला,
साहित्य, संस्कृति, सभी विषयों पर पूरे अधिकार के साथ इन्होंने लिखा है। ये सारे उनके लेखों का विवरण यहाँ आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। संस्कृति का स्वरूप, राष्ट्र, संस्कृति, भूमि, इन विषयों पर इन्होंने बार बार विचार किया है। कल्पवृक्ष एक इनका निबंध संग्रह है जिसमें बड़े ही महत्वपूर्ण लेख संकलित हैं और आप उसे पढ़ेंगे तो ये देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जिन प्राचीन ग्रंथों को आज तक हम सुनते पढ़ते रहे हैं, उन प्राचीन ग्रंथों में जो तत्व वर्णित हैं उनके नए अर्थ हो सकते हैं या इस दृष्टि से भी उनकी व्याख्या की जा सकती है। ये पहले नहीं पता था। जब आप इनके लेखों को पढ़ते हैं तो एक नया उन्मेष पैदा होता है, मनोमस्तिष्क में एक नई बात उभर कर सामने आती है कि इस दृष्टि से तो हमने कभी इसे देखा ही नहीं था और इन्होंने जिस ओर इशारा किया है उसमें तो कुछ नया ही अर्थ है। तो कल्पवृक्ष एक ऐसा ही निबंध संग्रह है इनका, एजुकेशन ऑफ वुमेन। तो स्त्रियों की शिक्षा पर भी इनका ये एक लेख है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की पत्रिका में छपा होगा। और हिमालय, गंगा, जो हमारे देश के सांस्कृतिक रूपक हैं, वो चाहे हिमालय हो, गंगा हो, कल्पवृक्ष हो, महाभारत के बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो वहाँ पे, तो उन सभी के बारे में नई दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से इन्होंने पुनर्विचार किया है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक दर्शन, कल्पवृक्ष में एक लेख इनका छपा हुआ है। वैदिक परिभाषाओं में शरीर की संज्ञाएं, ये भी आप देखें कि वैदिक ग्रंथ जो हैं उनमें उनका अवगाहन किया और उनमें से ये निकाल करके ले आए कि किस प्रकार से वैदिक साहित्य में भी तमाम जो भौतिक तत्व हैं आज के, वे भी उपलब्ध हैं। भीष्म युद्ध वर्णन, ये भारत सावित्री जो महाभारत पर एक सांस्कृतिक समीक्षा इनकी पुस्तक है उसमें संकलित मिलता है। कादम्बरी बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत की कृति है, उस पर भी इन्होंने एक सांस्कृतिक अध्ययन किया है। और तो ये सारी इनकी पुस्तकों को आप देख सकते हैं कि वेदों से ले करके और जो लौकिक संस्कृत के काव्य, महाकाव्य हैं, उन तक लगातार इन्होंने अवगाहन किया और उसके माध्यम से एक तरह से पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक गहन विवरण और उसकी समीक्षा प्रस्तुत की है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि जिस समय ये कार्य किया जा रहा था, आज तो इन विषयों पर बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, बहुत सारा शोध हो चुका है, लेकिन जिस ज़माने में इन्होंने ये कार्य शुरू किया था उस समय बहुत कम थे और एक तरह से एक नई राह ये संस्कृति समीक्षा और सभ्यता समीक्षा में खोल रहे थे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की महत्ता और भूमिका इस दृष्टि से बहुत बढ़ जाती है कि वे लगातार उन विषयों को उठाते रहे हैं जिन विषयों की ओर ध्यान बहुत कम लोगों को जाता था, और जाता भी था तो उस दृष्टि से नहीं जाता था। वे उसकी पौराणिक या वे उसकी एक तरह से आध्यात्मिक व्याख्या में ही उलझे रहते थे, जबकि वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसकी वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टि से, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक दृष्टि है, उससे उसका अवगाहन करने की कोशिश की, उनमें से वो तत्व निकालने की कोशिश की जो आज के अर्थ में प्रासंगिक हो सकते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ, ये भारतीय धर्म मीमांसा करके ये पृथ्वी प्रकाशन वाराणसी से छपी है, तो धर्म पर भी इन्होंने लिखा है और पुराणों के अध्ययन का दृष्टिकोण, किस तरह से पुराणों को पढ़ा जाए, इस पर भी एक पुस्तक इन्होंने संपादित की है। शब्दों का देश, शब्दों का देश जो है ये भी भारतीय धर्म मीमांसा इस विषय पर केंद्रित है और सूरदास, तुलसीदास, वैदिक कविता, इन विषयों पर लगातार इन्होंने लिखा है। आप ये देख रहे होंगे कि जितना उन्होंने हिंदी में लिखा है लगभग उसी अनुपात में उन्होंने अंग्रेज़ी में भी लिखा है। और जब आप इनके निबंध पढ़ते हैं, वो चाहे हिंदी के हों या अंग्रेज़ी के हों, तो आप देखेंगे कि भाषा पर इनका कितना
अधिकार है। कहीं भी कोई उलझन नहीं और बड़े स्पष्ट तरीके से इन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं। तो भाषा कैसी है और शैली कैसी है, इस पर तो जब हम राष्ट्र का स्वरूप निबंध पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं और 1936 से लेकर के 1984 ईस्वी तक एक लंबा समय है जिसमें उन्होंने विविध विषयों पर लगातार लेखन किया है, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी। तो इतने महान साहित्यकार की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं वो निश्चित रूप से पूरे भारतीय साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान करती हैं और हिंदी में भी ये योगदान देखने को मिलता है। तो अगले व्याख्यान में हम राष्ट्र का स्वरूप